हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर बोर्ड फोकस्ड रिवीजन के फॉर्म में कवर करेंगे। ये वीडियो फास्ट रिवीजन के लिए है, इसलिए डेरिवेशन को आप एनसीईआरटी से सेपरेटली रिवाइज करें। ओके, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्क एनर्जी टाइप्स, एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पावर और पोल्यूशन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी आप आइए वर्क एनर्जी टाइप्स पे। तो वर्क आपका क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, तब हम बोल सकते हैं कि आपका वर्क डन हुआ है। ओके, तो आप पकड़ लीजिए कि आपको इस बॉक्स को इस पोजीशन से इस पोजीशन में शिफ्ट करना है और आपने फोर्स अपने दिया इस डायरेक्शन पे। ओके, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है और आपका ये डिस्प्लेसमेंट एस हुआ यहाँ से इस पॉइंट तक। ओके, तो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट एफ cos थीटा होगा और आपका टोटल वर्क डन इस केस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ cos थीटा इंटू एस होगा। तो ये आपका एफ एस cos थीटा होता है और ये आपका फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, वेर एफ आपका फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट और थीटा आपका एंगल होता है। ओके ओके, तो अभी आप आइए एसआई यूनिट ऑफ वर्क पे। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क आपका जूल होता है और 1 जूल आपका 1 न्यूटन जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट आपका 1 मीटर तक डिस्प्लेस करता है, तब हम बोल सकते हैं कि आपका 1 जूल वर्क हुआ है। ओके, 1 जूल आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। ओके, तो आपका वर्क के डिफरेंट टाइप्स आपका है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। ओके, तो पॉजिटिव वर्क आपका तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे कि इस केस में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में है, तो आपका वर्क पॉजिटिव है इस केस में। ओके, तो एग्जांपल आपका है पुलिंग अ ट्रॉली, फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ओके, और इस केस में आपका एंगल एक्यूट होगा, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल। और निगेटिव वर्क में आपका एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 से 180 के बीच में होगा और इस केस में आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, एग्जाम्पल आपका है फ्रिक्शन और ब्रेक्स। ओके, तो आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस तरफ और फोर्स आपका इस तरफ होगा, मतलब अपोज करेगा। ओके, और जीरो वर्क के केस में आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या तो परपेंडिकुलर होगा ताकि cos 90 आपका ज़ीरो हो जाए, और या तो आपका डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो होना पड़ेगा। ओके, तो आपका एग्जांपल है पुशिंग ए वॉल, तो वॉल को पुश करते टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। या फिर सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, और या तो आपका कैरिंग ए लोड होराइजन के लिए, तो इस केस पर भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है और लोड को कैरी करते टाइम। ओके ओके, तो अभी आप आइए वेरिएबल फोर्स पे। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि आपका फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज होगा इस केस में। ओके, तो आपका इस केस में वर्क डन निकालने के लिए दो मेथड्स होते हैं वेरिएबल फोर्स में। आपका फर्स्ट आपका है डिस्क्रीट मेथड्स। ओके, तो डिस्क्रीट मतलब आपने डिस्टेंस को सेगमेंट्स में तोड़ दिया है। ओके, तो आपने इसको डिस्क्रीट कर दिया, मतलब सेगमेंट्स में तोड़ दिया ऐसे करके। ओके, बहुत से छोटे छोटे सेगमेंट्स में, और आपका ईच सेगमेंट आपका पकड़ लीजिए, आपका ये सेगमेंट डेल्टा एक्स है इसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपने एक्स आई से एक्स एफ तक ऐड करना है इन सारे सेगमेंट्स को। ओके, तो ये आपका दिन वर्क डन होगा। ओके, तो आपका ये एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। ओके, और आपका एफ एक्स भी हर एक सेगमेंट में डिफरेंट होगा क्योंकि ये आपका एक्स के साथ चेंज होता है। ओके, और सेकंड आपका है कंटिन्यूस मेथड। तो कंटिन्यूस मेथड में आपका एक साथ होता है पूरा और आप इस केस में इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो आपका डिस्क्रीट में आपका वैल्यू अप्रोक्सीमेट होता है क्योंकि आपका मतलब बहुत से छोटे छोटे सेगमेंट्स छूट जाते हैं। ओके, लेकिन आपका कंटिन्यूस में आपका पूरा एग्जैक्ट होगा, और इस केस में आपको एक्स आई से एक्स एफ तक बस इंटीग्रेट करना होगा एफ एक्स डी एक्स को। ओके, और इस केस में आपका छोटा डिस्प्लेसमेंट आपका डी एक्स होगा इस केस में। ओके ओके, तो अभी आप आइए एनर्जी पे। तो एनर्जी आपका है कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, तो सो इस डेफिनेशन को आपने क्लास 9th में पढ़ा था, और आपके टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपका है
काइनेटिक और पोटेंशियल। ओके, तो एनर्जी आपके बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को ही हम पढ़ेंगे। तो ये आपका काइनेटिक और पोटेंशियल होगा। ओके, तो काइनेटिक आपका वो एनर्जी है जिस एनर्जी के लिए आपका बॉडी मोशन में होता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका हाफ एम वी स्क्वायर है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। और आपका वेलोसिटी डबल होने पे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका स्क्वायर होता है। ओके, तो 2 स्क्वायर 4। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है पोजीशन के लिए। पकड़ लीजिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर तक लेके मतलब ऊपर तक लेके होल्ड करके रखा है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट एक पोटेंशियल एनर्जी अंदर स्टोर करेगा, तो इसका नाम आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जब आप इसको छोड़ते हैं तब ये ऑब्जेक्ट काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। ओके, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट मूव करता है नीचे की ओर। ओके, तो आपका इस केस में फॉर्मूला आपका एम जी एच होगा, वेर एम इज द मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच आपका हाइट ऑफ द बॉडी आपका होगा, मतलब जितना तक वो ऊपर आया है। ओके, ओके, तो अभी आप आइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पे। और इस केस में आपका पहले हुक्स लॉ आपको सीखना होगा। तो हुक्स लॉ में आपका पहले आपका आता है एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। ओके, तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम पे है। ओके, तो इक्विलिब्रियम मतलब आपने जब तक इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक ये ऑब्जेक्ट आपका मतलब ये पोजीशन मेंटेन करके रखेगा। और अगर आपने इस पे फोर्स अप्लाई करके खींच लिया है, तब ये स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, मतलब स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए। ओके, तो ये आपका एक हुक्स लॉ का पार्ट है। और इस केस में हुक्स लॉ ने बोला है कि आपका एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब आपका जो डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट इतना तक। ओके, तो ये आपका एक्सटेंशन और कंप्रेशन होता है। और आपका एक्सटेंशन के केस में आपका फोर्स अंदर की ओर होगा और कंप्रेशन के केस में आपका फोर्स बाहर की ओर होगा। तो इसीलिए आपका साइन नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिंग नेचर का है, इसीलिए आपका नेगेटिव है साइन। ओके, और के आपका है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स आपका है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सटेंशन या कंप्रेशन का डिस्टेंस। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग आपका होगा पी ई इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कब होता है स्टोर? जब आपका वर्क डन होता है। ओके, तो वर्क डन होगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी अंदर स्टोर होगा। ओके, तो आपका डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क के लिए आपका फोर्स एफ इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा डी एस, पकड़ लीजिए। ओके, और इस केस में आपका फोर्स के एस होगा स्मॉल फोर्स के लिए, और ये आपका डी एस होगा। और आपको अभी पूरा वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा बोथ साइड को। तो आपका के कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर जाएगा, और ये आपका एस डी एस होगा, तो आपका ये के टाइम्स एस स्क्वायर बाई 2 होगा। और इसका लिमिट आपका 0 से डब्ल्यू है, और इसका 0 से एक्स आप पकड़ लीजिए। ओके, तो आपने एक्स तक डिस्प्लेस किया, तो आपका इसका भी लिमिट आपका 0 से एक्स होगा। देन आपका डब्ल्यू होगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, तो सेम आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, और अभी आप आइए रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में आपका फोर्स होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका फोर्स। और ग्रेडियंट का मतलब है कि डिस्टेंस के साथ चेंज होना, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसीलिए आपका नीचे डिस्टेंस है एक्स है। ओके, ओके, तो अभी आप आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ए फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आपका वर्क डन आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसका प्रूफ आपने क्लास 9th में किया था कांस्टेंट फोर्स के लिए। ओके, तो कांस्टेंट फोर्स का प्रूफ आपका कैसा था कि आपका 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपने लिया था, और यहाँ पे आपका ए आपने किया था एस बाई 2s करके। ओके, और आपका वर्क डन था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन था। और आपने इस केस में ए को रिप्लेस कर दिया था इससे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s से, और यहाँ पे आपका एस एस कैंसिल जाके आपका सिंपली ये मिल जाता था क्लास 9th में। ओके, लेकिन इस बार हम
प्रूफ करेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। ओके, तो वेरिएबल फोर्स हमने पढ़ा था पहले, तो चलिए हम देखते हैं अभी। ओके, तो वेरिएबल फोर्स में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपका के इस केस में हाफ एम वी स्क्वायर है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो डी डी टी आपको करना है बोथ साइड्स पे। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपका मास और हाफ तो कांस्टेंट है, तो आपका वी स्क्वायर डिफरेंशिएट होकर टू वी होगा और यहाँ पे डी वी डी टी हो जाएगा। ओके, तो आपका टू टू कैंसिल है, तो आपको इस जगह से मिलता है कि एम वी डी वी डी टी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपका डी वी डी टी एक्सेलरेशन होता है, तो आपका एम ए इंटू वी होगा। ओके, एम ए वी, और आप इस केस में डी के डी टी क्या होगा, आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी टी आप लिख सकते हैं। और आप इन दो इक्वेशन से आप देख सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन से, कि डी के इक्वल्स टू आपका एफ ऑफ डी एक्स होगा। ओके, तो आपको अभी सिंपली इसको इंटीग्रेट करना होगा और आपका ख़त्म यहीं पे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी के इक्वल्स टू एफ डी एक्स होगा। ओके, और आपका डी के आप पकड़ लीजिए कि आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू फाइनल होगा इस केस में, और यहाँ पे आपका एक्स है ना, तो आपका एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल आप पकड़ लीजिए। ओके, तो आपका इस केस में क्या होगा कि के एफ माइनस के आई होगा, और इस केस में आपका एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स होगा। ओके, और ये एक्सप्रेशन आपका किस चीज़ का था, वेरिएबल वर्क डन, मतलब ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का। तो आपका ये सिंपली वर्क डन हो जाएगा और आपका प्रूफ हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स के केस पर भी। ओके, तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करना सीख लिया। ओके ओके, तो अभी आप आइए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। तो आपको पहले सीखना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स आपका वो फोर्स है जिसमें आपका वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपका की प्रॉपर्टीज है कि ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट होगा और वर्क डन इन ए क्लोज लूप ये आपका ज़ीरो होगा। ओके, तो क्लोज लूप में आपका ये ज़ीरो इसीलिए है क्योंकि आपका ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका सेम हो जाएगा, तो इसीलिए आपका वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइंड होगा इस केस में। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अभी आप आइए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका वो फोर्स है जो आपका पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये पाथ डिपेंडेंट होगा और वर्क डन इन ए क्लोज लूप इस केस में ज़ीरो नहीं होगा आपका पोजीशन सेम होने पर भी, क्योंकि आपका इस केस में मैकेनिकल एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के केस में एनर्जी लॉस होगा और एयर रेजिस्टेंस के केस पर भी आपका एनर्जी लॉस होता है, तो इसीलिए आपका वर्क डन इन ए क्लोज लूप ज़ीरो नहीं हो पाता है इस केस में। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इस केस में। ओके, तो अभी आप आइए मेन लॉ पे। तो आपने इस लॉ को क्लास 9th पर भी पढ़ा था कि आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, तो इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। ओके, तो अगर आपका फोर्सेस कंजर्वेटिव होता है तब आपका सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, और आपका एप्लीकेशन है कि फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल के केस में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट में आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब ग्राउंड पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप जब ऊपर से अगर आप कुछ छोड़ते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका ऊपर में मैक्सिमम होगा, और आपका जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा जब ये नीचे आएगा तब आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ओके, तो इस केस में आपका ये बढ़ेगा, बढ़ के मैक्सिमम होगा और ये आपका मिनिमम होगा। ओके, और आपका ऐसे ही आपका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। ओके, तो टॉप पे आपका काइनेटिक मिनिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम, और ग्राउंड पे आपका काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल मिनिमम। ओके, तो टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप आइए पावर पे। तो पावर आपका है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो आपका डूइंग वर्क और एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो आपका
टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ओके, तो SI यूनिट आपका वाट है, जो आपने क्लास 9th पर भी पढ़ा था, और इस बार आपके पास एक नया यूनिट है हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर आपका 746 वाट होता है। तो ये आप याद रखना, आपका ये न्यूमेरिकल्स में दे सकता है। और आपका दूसरा है कमर्शियल यूनिट, जो हमारे घर पे यूज़ होता है एनर्जी को अपने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को। तो ये आपका है किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसको भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। और 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है। और आपका ये आपका 10 क्यूब वाट होगा, और ये आपका 3600 सेकेंड्स होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स आपको मिलता है। ठीक है, और ये आपका एनर्जी है। ओके, तो एवरेज पावर आपका है वर्क डन बाय टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है कि आपका जो उसी इंस्टेंट में, मतलब उसी टाइम पे आपका जो पावर होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ओके, तो आपका एग्जैक्ट टाइम पे आपका वर्क बिल्कुल स्मॉल होगा, तो और टाइम भी बिल्कुल स्मॉल होगा। तो इस केस में हम लिखते हैं कि dW/dt, मतलब dW/dt मतलब डिफ्रेंसिएशन है ये। ओके, तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर है कि P = dW/dt। ओके, और पावर और वेलोसिटी का रिलेशन आपका क्या होगा कि आपका इंस्टेंटेनियस पावर है dW/dt, तो आपका इस केस में F वेक्टर dR/dt होगा। तो आपका ये F.V होगा। ओके, तो आपका ये भी स्केलर होगा। ठीक है, और V आपका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और F आपका है फोर्स। ठीक है, और फोर्स और वेलोसिटी का डिरेक्शन सेम होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अभी आप आइए कोलिशन पे। तो कोलिशन आपका क्या है कि अगर आपके दो बॉडीज़ या उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तब हम उसको कोलिशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोलिशन आपका दो टाइप्स का है, एक 1D और दूसरा 2D कोलिशन होता है। तो ओके, तो ये डायग्राम आपका 2D कोलिशन का है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपका ये मास आपका M1 है, और इसका आपका M2 मास है। तो ये आपका इंटरेक्ट करने के बाद M2 आपका इस साइड में गया और M1 आपका इस साइड में गया। ओके, तो ये आपका 2D कोलिशन हुआ। ठीक है, और 1D के केस में आपका सिर्फ एक ही साइड पे जाएगा। ओके, और अभी आप देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो ये आपका कोलिशन को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका लॉ आपने क्लास 9th पे भी पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तब आपका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन सेम होगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स ना होने पे आपका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन सेम होता है। ठीक है, और अभी आप आइए कोलिशन के टाइप्स पे। तो दो टाइप्स के कोलिशन होते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिशन। ठीक है, तो इलास्टिक के केस में आपका मोमेंटम कांस्टेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इन इलास्टिक के केस में आपका सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज होता है। ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में आपका बॉडीज एक साथ चलते हैं, मतलब एक साथ स्टिक होके चलेंगे। ओके, तो ये हम देखेंगे बाद में। तो अभी आप आइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका है कि रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका है कि V2 - V1, मतलब दोनों मासेस के फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका है कि दोनों मासेस का इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस, मतलब फर्स्ट मास माइनस सेकंड मास। ओके, और सेपरेशन के केस में सेकंड मास माइनस फर्स्ट मास होता है। ठीक है, अभी आप आइए लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। तो आपका इस केस में अगर ई का वैल्यू 1 होता है, तब आपका ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, तो इस केस में आपका नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये आपका था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहाँ पे ई है। ओके, तो आपका इस केस में ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। और आपका यहाँ पे अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम है, तो आपका ये इन इलास्टिक होगा। और इस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है
और बॉडीज में और मे नॉट स्टिक टुगेदर, मतलब ये स्टिक ना भी कर सकते हैं। ओके, और परफेक्टली इन इलास्टिक आपका होता है जब आपका ई ज़ीरो होगा। ओके, तो इस केस में आपका बॉडीज स्टिक करके चलेगा और काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी इस केस में मैक्सिमम होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपका इस केस में बॉडी मतलब बिल्कुल पूरा ऐसे स्टिक करके मूव करेगा एक साथ में। ओके, कोलाइड होने के बाद। ओके, तो ये कोलाइड करने के बाद ये पूरा स्टिक करके मूव करता है ऐसे करके। ओके, और आपका इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है। ओके, तो अभी आप आइए इलास्टिक कोलिशन पे। तो इलास्टिक कोलिशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका ये मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। ओके, दोनों का। और स्पेशल रिजल्ट में आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका सेम होगा। ओके, इन इलास्टिक कोलिशन में आपका मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 v2 होगा। और आपका काइनेटिक एनर्जी आपका लॉस कुछ कुछ होगा हीट में, कुछ कुछ साउंड में और कुछ कुछ डिफॉर्मेशन के लिए होगा। ओके, अभी आप आइए परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन में। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन में आपका क्या होता है कि आपका बॉडी स्टिक करके मूव करता है। ओके, कोलिशन के बाद, और उनका वेलोसिटी सेम हो जाएगा फिर। ओके, तो इस केस में आपका v सेम होगा, तो आपका फाइनल वेलोसिटी इस केस में m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 होगा। ओके, और इस केस में आपका एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा। ओके, ओके, तो ये आपका है फॉर्मूलाज फॉर फाइनल वेलोसिटीज। और आपका यहाँ पे फर्स्ट बॉडी का फॉर्मूला आपका ये है और सेकंड का आपका फॉर्मूला ये है। तो इन दोनों को आप याद करके रख लेना। और दूसरा आपका है फॉर्मूलाज फॉर फाइनल वेलोसिटीज आपका स्पेशल केसेस में है। तो इलास्टिक में आपका ई 1 होगा, तो आपका फॉर्मूला में बस ई को 1 कर देना है और आपका फॉर्मूला देन m1 माइनस m2 होगा। ओके, प्लस 2m2u2 बाई m1 प्लस m2 होगा इलास्टिक के केस में। ओके, ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी के लिए भी आपका ई जब 1 होगा तब आपका फॉर्मूला होगा m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1u1 बाई m1 प्लस m2। ओके, तो ये आपका इलास्टिक के लिए होगा। ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए आपका दोनों केसेस में आपका सेम फॉर्मूला होगा। ओके, ये तो अभी आप देख सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा इन इलास्टिक में। ठीक है, तो आपका इलास्टिक में जब आपका ई 1 होगा तब आपका ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, तो नो लॉस होगा इस केस में। और अगर आपका ये 0 से 1 के बीच में है तब आपका कुछ लॉस होगा। ओके, और आपका ये लॉस मैक्सिमम होगा जब आपका ई 0 होगा, तो इस केस में आपका ये इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और अभी आप आइए इस फॉर्मूले पे। तो इलास्टिक कोलिशन आपका जब ई 1 होगा तब आपका ये 0 होगा, और इन इलास्टिक के केस में आपका कुछ लॉस होगा आपका, और परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में आपका ये लॉस मैक्सिमम होगा। ओके, कोलिशन इन 2D के केस में क्या होता है कि हम x के डायरेक्शन में हम एक इक्वेशन लिखेंगे और दूसरा इक्वेशन हम y के डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो x के केस में आपका ये v का कॉस कंपोनेंट होगा, सेम आपका इसका भी कॉस कंपोनेंट होगा। ओके, और y के केस में इसका साइन कंपोनेंट और इसका भी साइन कंपोनेंट होगा माइनस में। ओके, तो आपका ये आपका ऑपोजिट है ना, तो इसीलिए आपका ये माइनस में होगा। ओके, और बाकी आपका पूरा सेम है। ओके, और आपका इस केस में ओवरऑल फोर्स आपका 0 होगा। ओके, और इस केस में आपका ओवरऑल ऐड हो जाएगा। ओके, सो बोर्ड्स के लिए आपको सारे डेफिनेशंस को रिवर्स करना है, डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करना है और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेसिक वाले। ओके, तो यही आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख दो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।